बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। लाहौर में तो बहुत खूबसूरत सा मौसम है, बारिशें हो रही हैं। मैं जब घर से बाहर निकली थी तो फुहार थी डिफेंस एरिया में। उसके बाद फिर मैं जब बाकी आगे बढ़ती गई तो बारिश जो है उसने अपना जो है एकदम से मुझे लगता है प्रेशर खोल दिया। और उसके बाद जब मैं ऑफिस से उतरी तो मुझे छाता लेना पड़ा। इतनी खूबसूरत सी, इतनी मासूम सी जो बारिश हो रही है लाहौर में। आई होप जिस जिस इलाके में भी, जिस जिस शहर में भी बारिश हो रही होगी, सब वहाँ पर खुशगवार मौसम हो गया होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा तपिश हीट की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ख़ुद कुछ अजीब सी कोई नई चीज़ हुई ज़िंदगी में जो कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है ये क्योंकि हम लोग शूट्स वगैरह भी कर रहे हैं, ड्रामे की भी एक मेरी शूट चल रही है, क्योंकि मैंने कम बैक कर लिया ड्रामों में। एक बहुत ही अच्छी सीरियल जिसमें मुझे लगता है पाकिस्तान की सारी कास्ट है। शायद अगर इसमें मैं नहीं होती तो वो पूरी सीरियल कंप्लीट नहीं होती। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट सीरियल जो अभी मैंने साइन की है, और पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव सीरियल है, आज तक की हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव सीरियल है जो मैं शूट कर रही हूँ। और कामिल शाहिद साहब जो हैं वो इसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं। कामिल शाहिद साहब ने इसको लिखा भी है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मैंने अपनी लाइफ का डिफरेंट कैरेक्टर किया है। मुझे एज़ फ़िज़ा पहली मरतबा इस कैरेक्टर में इस तरह से देखेंगे, एंड आई लव इट। मतलब मैंने अपनी हिस्ट्री में जितना भी काम किया उनसे सबसे हट के आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मेरे कम बैक पे एक अच्छी छाप होगी। आई एम वेटिंग फॉर इट। दूसरा ये कि मैं कह रही थी कि गर्मी बहुत होती है, तो जैसे हम लोग अभी शूट पे थे तो वहाँ पर भी बहुत तपिश, गर्मी, ये वो ऑल दैट। फिर लोग जिस तरह से ऑफिस काम वगैरह के लिए भी जा रहे थे तो हीट ने बहुत ज़्यादा आपको जो है ना जकड़ा हुआ था। तो ये जो बारिशें जब फुहार पड़ती है तो उसकी वजह से हम लोग की ना एकदम से पर्सनैलिटी में जो है ना वो एक हैप्पी हार्मोन्स जो है वो जाग जाते हैं। मुझे लगता है बारिश इंसान की हैप्पी हार्मोन्स को जगा देती है। फिर अभी जितनी भी जो बीमारियां, जो वायरस और ये जो इस तरह से इन्फेक्शंस लोगों को हो रहे हैं इस हीट की वजह से, वो ये सब कुछ अभी दब जाएंगे। तो देखें ना कुदरत का क्या निज़ाम है, क्या खूबसूरती है कि अगर एक चीज़ बहुत तपिश या हीट पे पहुंच गई है तो ऊपर से आसमान से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, पानी बरसाता है, और उसके बाद वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो माशाल्लाह बस यही है कि बारिशें शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला अच्छा ठंडा मौसम जो है वो खुशगवार मौसम जो है वो हमारे लिए रखे, ताकि हम सबकी सेहत भी सही रहे। मैं बता रही थी कि हीट की वजह से मुझे एक नई चीज़ शुरू हुई है। मुझे हीट स्ट्रोक्स आते हैं। अब पता नहीं आप में से किस किस को ये फ़ील होता है। मुझे हर 30 मिनट्स के बाद हीट का एक स्ट्रोक आता है, चाहे चलते हुए सेंट्रली एसी वाले कमरे में बैठी हूँ, कहीं पे भी मुझे एकदम से पसीना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो अब ये इस तरह से अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो ज़्यादा पानी पीजिए। वैसे मैं भी बहुत पी रही हूँ, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। तो कल मैं डॉक्टर पे गई, मुझे कहता है सिटी स्कैन करा लें, MRI करा लें, ये वो करा लें। तो खैर अब डॉक्टर्स तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, मगर ये जो ऊपर से नीचे तक आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, जो आपके साथ चलता है, जिसको आप अपने हाथों पे, इशारों पे चला रहे होते हैं पूरे अपने बॉडी के निज़ाम को, अपने सारे ऑर्गन्स को, जो खाते हैं पीते हैं अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। तो मैं कहूँगी कि अपने हिसाब से अपनी तबीयत को समझिए। जो डॉक्टर कहता है ठीक है सुने, मगर जो आपको लगता है वो भी करें, ठीक है ना। तो अपना ख्याल ख़ुद भी रखें। तो मैं तो सेल्फ़ अपना ख्याल भी थोड़ा बहुत रखती हूँ। सेल्फ़ मेडिकेशंस इतनी लेती, मगर मैं हर्ब्स चीज़ें, पानी, ऐसी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तो नाज़रीन, इसी तरह से एक आज का जो मौजू है जिस पे हम बात करेंगे आज, सबसे पहले जिन मेहमान को हमने यहाँ पे मधु किया है उनके बारे में मैं बता दूँ कि नई चीज़ लॉन्च पाकिस्तान में होती हैं। एक ऐसी चीज़ें जो हम आपके सामने यहाँ पे लोगों को बुला के मुतारिफ़ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये जो आजकल घरों में शीशे लगते हैं ना, अब ये आ गई है एक ऐसी चीज़ के टेम्पर्ड ग्लास जो होते हैं ना, UV प्रोटेक्शन ग्लासेस जो है वो आ गए मार्केट में। अगर आप घर पे अपने कंस्ट्रक्शन करते हुए जो वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, शीशे, मैं इस कैमरे पे भी बात करती हूँ, ठीक है ना, वो जो शीशे लगाते हैं जो खिड़कियों के ऊपर, तो अब वो ये वाली चीज़ें आ गई हैं कि वो टेम्पर्ड ग्लासेस हैं, UV प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं पूरे, जिसकी वजह से आपको जो धूप की तपिश है या गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्म घर हो जाता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दूसरा साथ में एक और अच्छी चीज़ ये कि अगर आपकी सेंट्रली
कूलिंग है, अंदर एसी चल रहा है कमरे में, तो वो जो उसकी ठंडक है वो बहुत जल्दी बाहर चली जाती है शीशे की वजह से, ग्लासेस की वजह से, तो वो भी बाहर नहीं जाएगी। अभी किस तरह से मुमकिन है, कैसे है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर देखिए नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, लोग इसको लें या ना लें, इसको लगवाएं ना लगवाएं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमने यहाँ पर आज मधु किया है। हमारे बड़े ही अच्छे मेहमान हैं, मोहम्मद नुमान इरशाद साहब हैं, ग्लास एक्सपर्ट हैं ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिस फिज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि टेम्पर्ड ग्लास है क्या चीज़, और ये जो आम शख्स है वो इस टेम्पर्ड ग्लास का कैसे फ़ायदा उठा सकता है, उसके लिए क्या कारआमद है? टेम्पर्ड ग्लास जो है वो एक स्ट्रेंथन ग्लास है। लाइक अगर आप एक अनील ग्लास देखें जो कच्चा शीशा होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है। अगर हम इसे टेम्पर्ड करते हैं थ्रू प्रोसेस, और ये 700 डिग्रीज़ पे ग्लास जो है एक सर्टेन टाइम तक जो है वो उसके अंदर फर्नेस के अंदर रहता है। उसके बाद जो है वो फिर हम इसको क्वेंच प्रोसेस में लेकर आते हैं। सो क्वेंचिंग के प्रोसेस में जो है वो ग्लास टफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ग्लास अनब्रेकेबल हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी जो है। सो ये स्ट्रेंथ ग्लास होता है जो कि फ्रंट बिल्डिंग में, फसाड्स में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो जितना भी विंड प्रेशर होता है वो उस विंड प्रेशर जो है वो इसके ऊपर इतना सस्टेन नहीं कर पा रहा होता। लाइक आपका ग्लास जो है वो अपनी स्ट्रेट कंडीशन में जो है वो कायम रहता है। ये जो टेम्पर्ड ग्लासेस हैं ये सिर्फ सी थ्रू होने की वजह से घर में लगाए जाते हैं या फिर इसकी और भी कोई खसूसियात हैं? टेम्पर्ड ग्लास जो है वो एक तो सी थ्रू इसकी विजिबिलिटी होती है, बट लाइक जो इसकी मेन वजह है कि ये ग्लास ब्रेक नहीं होता। लाइक अगर आप अनील ग्लास लगाएं तो वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, और ये यूवी ग्लास क्या है? ये नई चीज़ है ना, यूवी, इसको मुतारिफ कराएं ना जी ज़रा। जी, यूवी जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है। और लाइक इन द सेंस ऑफ के जब आप फॉर सिंपलर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जब आप सन एक्सपोजर आपका हो रहा होता है, सो सन एक्सपोजर में आप कोई भी एक लेयर जो है वो ऐड करते हैं अपनी स्किन के ऊपर भी, इवन जिससे आपको यूवी रेज आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो रही होती। हम तो सनब्लॉक की सूरत में करते हैं ना, एग्जैक्टली तो सेम प्रोसेस इज ऑन द ग्लास कि लाइक हम ग्लास के ऊपर एक स्पेशल लेयरिंग और स्पेशल कोटिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो यूवी इम्पैक्ट है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। इट्स डिपेंडिंग ऑन वो किस चीज़ की कोटिंग होती है सर? इट्स अ सिरामिक कोटिंग। इट्स लाइक ये बहुत एंशियंट टेक्निक है, बट इसको अब इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनाइज हो गया है कि लाइक तो ये सेरामिक कोटिंग जो है इज दिस लाइक काइंड ऑफ शीट, कोई लेयर होती है जैसे हम पतली सी शीट लगा लेते हैं, टिंट कर देते हैं उसको, डार्क शेड में ले आते हैं, लाइट शेड में टोन्स चेंज कर देते हैं ना ताकि बाहर की हीट, तो ये वो चीज़ उस तरह की है? एग्जैक्टली, इट्स अ पिगमेंट इटसेल्फ, इट्स अ ग्लास। आप इसको कह सकते हैं कि ये ग्लास पाउडर है जो कि हम 700 डिग्रीज़ में ग्लास के ऊपर जो है वो मेल्ट करते हैं और फिर वो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। तो ये टिंट भी होगा? ये टिंट भी होगा, ये हाईली कस्टमाइजेबल है, लाइक मतलब कलर शेड्स भी अवेलेबल? एग्जैक्टली। और ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट भी है, इसको ट्रांसपेरेंट भी आप इसकी कोटिंग होती है। और ट्रांसपेरेंट जो है वो लो एमिसिव कोटिंग्स हैं जिसमें वो सिल्वर कोटिंग्स आ जाती हैं। और अगर आप फ्रिटिंग में जाएँ तो फ्रिटिंग में तो आपके पास लाइक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। लाइक हम अंदर से बाहर देखते हैं तो मोस्टली आपको शीशे से सब कुछ बाहर नज़र आ रहा होता है, बाहर से अंदर देखेंगे तो भी नज़र आएगा? बाहर से अंदर जो है वो उसकी विजिबिलिटी 70% रिड्यूस हो जाती है। अच्छा। वो बहुत कम नज़र आता है, बट इट्स अ वाइस वर्सा कि नाइट टाइम पे जो है वो इसका रिवर्स इम्पैक्ट होता है। अच्छा, ये हीट कंट्रोल भी है, इसके बारे में भी बता दीजिए ज़रा। हीट कंट्रोल कैसे कोई चीज़ है? हीट कंट्रोल मिस आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा जो इशू है वो क्लाइमेट चेंज का है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे आपने डिस्कस किया कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने बताया कि बारिशें होती हैं, सो वो एक जो जितने भी जाम्स हैं और जितने भी वायरल बैक्टीरियाज हैं वो अल्लाह की तरफ से सारे नीचे चले जाते हैं, एंड दैट्स ट्रू। बट लाइक एक अभी न्यूली साइंटिफिक रिसर्च है कि लाइक जो करोड़ों साल पहले एंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे जो बैक्टीरियाज फ्रीज़ हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो बैक्टीरिया रिलीज़ हो रहे हैं इन द वाटर। और फिर वो जो जितनी भी फिशेज़ हैं, मछलियाँ हैं और जितने भी जानदार हैं समुद्री, वो उनके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और जब वो इंसान खा रहे हैं सो वो उनके अंदर भी आ रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो सकता है इन अपकमिंग डेज़। सो क्लाइमेट चेंज जो है उसको हमें कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। मैं सब अपने क्लाइंट्स को यही बात बताता हूँ कि लाइक जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम पे जो लाहौर का टेम्परेचर था वो नॉर्मली लाइक नॉट मोर देन 30 और 32
डिग्रीज, बट लाइक अब अगर आप देखें तो 45 से प्लस हो रहा होता है। दिस इज़ न्यू नॉर्मल फॉर लाहौर। और उसके बाद जो आपको फील आ रही होती है वो तकरीबन कोई 50 प्लस की फील आ रही होती है। सो अगर हम अभी सस्टेनेबल डिज़ाइन और सस्टेनेबल ग्लास की तरफ अपनी बिल्डिंग्स को मूव नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में हमारे लिए जो एक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। सो इस चीज़ को हमें समझना अभी बहुत ज़रूरी है। आई स्टडीड इन अब्रॉड, मैंने वहाँ पे ये चीज़ें देखी कि जो चीज़ पाकिस्तान से बाहर हो रही है वाई वी आर नॉट अडॉप्टिंग इन आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क में उसे अडॉप्ट करना चाहिए। चाहूँगी हम बात करें कि वाकई जो चीज़ें बाहर हो रही है मुल्क के, हम लोग इतना लेट क्यों उस चीज़ के ऊपर परसू करते हैं, हम उसको अटैम्प्ट करते हैं, उसको करना शुरू करते हैं, वाई इज़ दैट। मगर खैर क्या टेक्नोलॉजी है बाहर के ममालिक में, घरों में क्या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और क्या किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम बात कर रहे हैं जो ग्लासेस होते हैं, टेम्पर्ड ग्लासेस होते हैं, उनको यूवी प्रोटेक्शन के साथ अब घरों पे लगाया जा रहा है। जितनी भी हीट्स हैं वो घर के अंदर नहीं आती हैं और इसी तरह से आपके जो घर हैं वो बड़े ठंडे रहते हैं। फिर एसी की ठंडक भी जो रूम में होती है वो बहुत जल्दी बाहर नहीं चली जाती। तो ये यूवी प्रोटेक्शन क्या है, ये जो शीट है, ये ग्लासेस हैं, इसके बारे में जानने के लिए आज हमने मधु किया नुमान साहब को, वो हमें डिटेल में बता रहे। अच्छा, आप बता रहे थे कि जो अभी डिफेंस DHA फेज़ 6 में बहुत बड़ा मॉल जो खुल रहा है, विच इज़ द बिगेस्ट मॉल, लार्जेस्ट मॉल, तो इधर भी आप लोगों ने इधर ग्लासेस में यूवी प्रोटेक्शन का काम किया है, इज़ दैट? जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें फ्रिड ग्लास यूज़ हो रहा है और ये हाईली फ्लिट ग्लास, फ्रिट जी। अच्छा, फ्रिट एक टेक्नोलॉजी जिसमें हम ग्लास को इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं इनसाइड द ग्लास, और इसमें कुछ स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जो कि यूवी जो डायरेक्ट सन यूवी होती है उसको रिपेल कर रहे होते हैं। जैसे अभी दोहा एयरपोर्ट में लगे हुए हैं सारे। एग्जैक्टली, दोहा एयरपोर्ट जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट और इसको अवार्ड मिल चुका है। और अगर आप वहाँ पे भी ग्लास को देखें तो वहाँ पे फ्रिटेड ग्लास यूज़ हुआ है। इतने बड़े स्पैन में आर्किटेक्ट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है टू कंट्रोल द टेम्परेचर। सो फ्रिड ग्लास जो एक नई टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है टू रिड्यूस एंड टू सेव द एनर्जी कॉस्ट। अगर आप लाहौर में जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है डॉलमेन मॉल में, सो अगर आप इसको देखें तो इसमें सारा फ्रिड ग्लास यूज़ हुआ है। लेट सपोज अगर यहाँ पर HVAC सिस्टम जो है वो 25 टन का यूज़ होना था, सो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिटिंग टू इन्वेलप द ऑल बाउंड आउटसाइड वॉल, सो उसमें ऑलमोस्ट 15 टन्स का जो है वो HVAC सिस्टम यूज़ होगा। इसकी कॉस्ट क्या आ जाती है? इज़ दैट रियली एक्सपेंसिव? अगर सपोज मुझे एक विंडो बनवानी है विच इज़ लाइक 5x7 की, ठीक है, तो वो जो है किस कॉस्ट में बन जाएगी? इसकी कॉस्ट देखें, हमें सबसे पहले यही चीज़ समझना चाहिए कि लाइक अगर हम जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें ड्यूटीज़ ऐड ऑन हो रही हैं और वो उसके बाद हम जो उसको प्राइस पे कर रहे होते हैं वो ज़्यादा होता है। अगर जब हम इसको लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने मुल्क में इसको बना रहे हैं, इधर नहीं बना रहे, फिर ये कोट हम क्या जैसे मिस अगर हम फ्रिड ग्लास बाहर से इंपोर्ट करें तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। अब हम जब इसे पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम है। अच्छा जी, क्वालिटी चीज़ें सब कुछ सेम है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे, क्योंकि हमारे पास हम जो जिस स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है जिसका हमारे पास लाइसेंस है और हमारी मशीनरी जो है वो इट्स फ्रॉम जर्मनी। सो वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट जो हमारे पास है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो और अगर हम यहाँ पे फिर अगर कर रहे हैं 7x7 6x6 की जो विंडो है वो कितने में बन जाएगी, क्या कॉस्ट आएगी अंदाज़न? अगर इसका ग्लास कैलकुलेट करें तो जो फ्रिटेड ग्लास है दैट विल कॉस्ट अबाउट 450 रुपये पर स्क्वायर फिट, जो अभी हम मार्केट में इंट्रोडक्टरी प्राइस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और लाइक अगर आप इसको इम्पोर्टेड देखें तो इम्पोर्टेड इसकी कॉस्ट कोई 900 प्लस जाती है। तो हमें कितने का पड़ गया ये 7x7 का ग्लास? ये तकरीबन 49 स्क्वायर फिट बनता है और अगर हम इसे कैलकुलेट करें 49 मल्टीप्लाई बाय 450, सो ये 22,000 ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट है 7x7 की विंडो जी, उसका ग्लास। अच्छा, वैसे ही महंगा नहीं है मिस। ये अगर आप इसकी बिजली की कॉस्ट देखें, क्योंकि बिजली के बिल आपको पता है कि आजकल सबके लिए बहुत बड़ा एक झटका है, ठीक है। सो अगर आपकी बाहर की एनर्जी अंदर नहीं हीट अंदर नहीं आ रही, सो आपका जो अंदर एसी है वो कम यूज़ होगा, आपका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, जिसकी वजह से आपको बिजली के बिलों में काफ़ी मुनाफा होगा एक बार लगवा के। अच्छा, और ये एक बार लगवा लिए तो घर में लाइफ टाइम सीन है? ये लाइफ टाइम सीन है, क्योंकि ये जो हमारा पिगमेंट है वो बिल्कुल नेचुरल पिगमेंट है।
सो और ये लेड फ्री होता है। सो लाइक आपकी अंदर इनसाइड जो है आपके बच्चे भी हैं, आपकी हेल्थ जो है उसमें ये इतना हर्डल्स। बच्चा कोई चीज़ मार दे शीशे पे, कोई चीज़ लग जाए इसको आके है, तो फिर ये कितना कोई सेफ्टी है, फिर वो सही है। ये 7 टाइम्स इसकी स्ट्रेंथ है कि लाइक अगर कोई भी चीज़ आप इसी सरफेस पे हिट करेंगे सो ग्लास ब्रेक नहीं होगा। अगर आप इसकी एजिस पे कोई भी हिट करेंगे सो ग्लास छोटे छोटे पीसों में शैटर हो जाएगा। अच्छा। सो एजिस तो हम नॉर्मली जो हमारा एल्युमिनियम फ्रेम होता है उसके अंदर हम उसको कंसील्ड कर देते हैं। सो देयर इज़ नो चांस कि वो इजीली ग्लास ब्रेक हो। अच्छा, तो ये जैसे एक दीवार बनाने में प्लास्टर करके पूरा एक कंप्लीट जो खर्चा आता है, ये ऑलमोस्ट उतना ही पड़ जाता है। बिल्कुल। अब आप देखिए अगर मज़दूर की कॉस्ट देख लें वो भी काफ़ी ज़्यादा जा चुकी हुई है, और सीमेंट और जो ईंट है उसकी भी कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी हुई है। सो ग्लास, अब अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो उनकी बिल्डिंग्स क्यों खूबसूरत लग रही होती हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लास, क्योंकि वो ग्लास से रोशनी को अंदर आने। यूटिलाइज करते हैं, आउटडोर का जो एटमॉस्फेयर है उसको यूटिलाइज करते हैं, चाहे बिल्कुल। अपने रेस्टोरेंट्स में हो, हॉस्पिटल्स में हो, घरों में हो। Exactly. दे लव टू यूज द लाइट, एवरीथिंग ऑल टुगेदर। और अगर आप जितना डे लाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपका मूड उतना अच्छा होता है, और आपको लाइक जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं, क्योंकि आप Exactly. एक डे लाइट से आप एक विटामिन डी जो डायरेक्ट सनलाइट है उसे विटामिन डी जो है आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब सोर्स कर जो रही है होती वो है। मिल सकता है, जी। साथ में यूवी प्रोटेक्शन के साथ। ये भी Exactly. बड़ी बात है। हम अपने घरों को क्या करते हैं, कब्र बना देते हैं, बिल्कुल ऐसा कैद खाना बना देते हैं, ना रोशनी आ रही है ना जा रही है। मतलब मैं एक आपको बड़ी अहमकाना हरकत बताती हूँ पाकिस्तानियों की। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कि जब घर बनाते हैं ना, खिड़कियाँ बना लें, कुछ भी बना लें, उसके बाद जब इतनी जहाँ पे इतनी गर्मी होती हो शिद्दत, उसके बाद वहाँ पे स्वेट के पर्दे जाके, वेलवेट के पर्दे जाके डाल देते हैं, उसके पीछे भी जैकवार्ड लगवाते हैं कि धूप चीज़ें कुछ भी अंदर ना आए ना। इतना डार्क रूम बना लेते हैं, बट हम यूटिलाइज़ नहीं करते इस तरह का डे लाइट, विटामिन डी सोर्स की, फिर जो भी इस तरह का अच्छा खूबसूरत बाहर की ग्रीनरी है, पौधे लगाएं, वो सब कुछ आपके घर के अंदर इतना खूबसूरत इम्पैक्ट करेंगे अगर आप अपने ग्लास के बाहर कोई ऐसी चीज़ें लगाएं, कोई झूले लगा लें, यू नो, कोई एनी थिंग विच यू जस्ट मेकिंग ग्रीनरी। तो बहुत ही अच्छा है, प्लांट्स तो बहुत ही लगाएं, ट्रीज़ लगाएं, तो वो सबका ग्रीन शेड आपके रूम में आएगा। वो शेडिंग से अपने घर को खूबसूरत इंटीरियर एक्सटीरियर करें। मगर ये जो हम पर्दे लगा के कबर बना लेते हैं और ये बिल्कुल एक डार्क रूम बना लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अपने कमरे में जाएं तो डिप्रेशन का शिकार ना हो, रोशनदार कमरा हो। रात को जब सोने लगे आप, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी, मगर खैर रात को तो इतनी लाइट भी बाहर नहीं आती, जैकवाट की हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इतनी हीट गर्मी में हम इतने वो जो पर्दे ना महंगे वेलवेटों के लगाने से बेहतर है हम ये, मुझे लगता है कि शीशे लगवा लें यूवी प्रोटेक्शन के साथ, तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच नुमान साहब, अच्छी चीज़ है, अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी बात यह है कि पाकिस्तान में तरक्की होना शुरू हो गई है, पाकिस्तान में काम हो रहा है। अच्छा, बाहर के ममालिक को आपने कंपेयर तो अच्छा किया, और भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे पाकिस्तान में अभी ग्लास के ऊपर नहीं होती और हम अभी पीछे हैं, हमारे पास होनी चाहिए? जी, ग्लास देखिए, मैं कहता हूँ कि ग्लास इज़ फ्यूचर। लाइक अगर हमारे दादी और नाना नानी का दौर देखें, वो एक रेवोल्यूशन था बटन का, कि जब आप बटन दबाते थे तो पंखा चल जाता था, लाइट्स ऑन हो जाती थी। अब जो रेवोल्यूशन है वो टच है, और अगर आप देखें कि आपके मोबाइल स्क्रीन्स टच हैं, इवन तो आपके जो कार के पैनल्स हैं वो टच है। सो दिस इज़ सेंसर, एंड व्हाट्स द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट इज़ ग्लास। सो अगर अब आप फ्यूचर को देखें और फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ जो हैं उसमें जितनी भी हॉलीवुड जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन द ग्लास थिंग्स। सो ग्लास में अभी आगे जाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अभी हम एक नई टेक्नोलॉजी पे और काम कर रहे हैं जो कि ग्लास ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स हैं। लाइक अगर आप जिस रूम में उस ग्लास को लगाया हुआ है आपने, वहाँ से वो सोलर एनर्जी जो है वो आपकी स्टोर होगी बैटरीज़ में, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी आपके उस रूम में फ़ैन्स और जो लाइट्स यूज़ होती हैं। वाह जी, ये बात अच्छी कही है ना। तो ये कब तक मुतारिफ हो जाएगा? ये इंशाल्लाह वी आर वर्किंग, और अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे। चलें फिर जैसे ही आपका ये काम लॉन्च होता है पाकिस्तान में हमें बताइएगा, ताकि हम अनाउंस करें, तो फिर इस चीज़ पे भी लोग ज़रा परस्यू करें। दिस इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, यू डूइंग अ गुड जॉब, और आप भी अपने घरों को खूबसूरत बनाइए यूवी प्रोटेक्शन के साथ। विल सी यू आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, मैं बताऊँ आपको, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, सावन भादों का महीना है, इतनी ज़्यादा बरसात होनी है, इतनी ज़्यादा बरसात होनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, अच्छा मैं मज़े की चीज़ बताऊँ कि मैं जल्दी आई हूँ, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आई एम सो सॉरी। तो साड़ी के नीचे देखें आप, मैंने क्या पहना हुआ है, क्या करूँ, ये देखें, दिख रहा है आपको?
साड़ी के नीचे मैंने ये पहनी है चप्पल, इसलिए कि सारी साड़ियाँ मुझे छोटी होती हैं, इतनी मैं लंबी हूँ, जबकि डिज़ाइनर से बनवाई है, मगर उसके बावजूद साड़ी जो है, और साड़ी का पल्लू जो है ना हमेशा लंबा छोड़ा करें इस तरह से, ताकि जब बारिश हो ना तो वो कीचड़ में ऐसे फैलते हो जाए। मजाक कर रही हूँ मैं, ये जो सारी बातें कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि बारिशों का महीना शुरू है, तेज़ तरार बारिशें होंगी, बहुत ज़्यादा बारिश होंगी, आपने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। और नदीम साहब ज़रा आए मेरे साथ, बारिशों की बात करते हैं, जल्दी आइए, जल्दी आ जाए फ़ौरन, बारिशों की बात करने लगी हूँ। तो बारिशों में हमने अपना किस तरीके से ख्याल करना है, अपने घर का कैसे ख्याल रखना है, अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, ये मैं बताने नहीं लगी, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें दोहराने लगी हूँ जिससे आपके कान में ना ऐसे भनक पड़ जाएगी और आपको पता चलेगा कि अच्छा किन किन चीज़ों की सेफ्टी हमने करनी है। क्योंकि सामने वाला कोई आपको बात कह देता है ना तो आप खासा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं अपना उन चीज़ों के ऊपर, सेफ्टी जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर गौर करना शुरू कर देते हैं। छत की मुरम्मत बहुत अच्छी चीज़ है। छत की मुरम्मत जो है वो बरसात से पहले छत की मुकम्मल मुरम्मत करवा लिया कीजिए। ये जो छत टपकना शुरू जाती है, सीवरेज आ जाती है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ ख़राब नहीं होगा। जहाँ जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं ये कोना यहाँ पे सीवरेज छोड़ेगा, यहाँ से छत टपकेगी, ये गीली हो जाएगी छत आधा, फिर ये जो है ना पैच पड़ जाएगा, ये वो, उसकी वजह से पूरा वो फैलते फैलते पेंट जो है वो पूरे छत को ख़राब कर देती है। तो गीली छतें, ये सब कुछ जो है ना ये अपनी मुरम्मत करवा लीजिए अच्छी तरीके से, उसकी जो लीकेज है वो दूर करवाइए। ये बरसात से पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। मैंने तो अपने घर पे करवा लिया, आपका मुझे पता नहीं, मैंने अभी रिसेंटली करवाया, कल मैंने अपने कारीगरों को पैसे दे के फ्री किया। ऑल्दो मुझे पहली मरतबा फ़ील हो रहा था कि जो हर चीज़ के रेट बढ़े, अब ये जो बेचारे मजदूर तबका है इनके भी वेजेस जो हैं वो बढ़ जाने चाहिए। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ, मैंने कहा कि जितने में मेरी जो डील हुई है इनके साथ, मैं ख़ुद उनको थोड़ा सा उससे ऊपर दे दूँ। पहले मैंने बहस की, फिर जो फ़ाइनल मेरा एक रेट हुआ, फिर वो जो उसने बेचारे ने डिमांड की थी मैंने उसको वही दे दी। मैं ये सोच रही थी कि मज़दूरों को उसकी वेजेस उसी हिसाब से दे देनी चाहिए, जैसे बिजली बढ़ गई, चीज़ें बढ़ गई, सारा कुछ बढ़ गया, वो सब कुछ वैसे ही हो जाना चाहिए। नदीम साहब आते हैं, ज़रा बरसात पे बात करते हैं, आइए आइए। क्या हाल है? और आप देख रही हैं बाइक पे भीगता हुआ ऑफिस पहुंचा हूं और बारिश बड़ी तेज हो रही थी। क्यों इतना ज़्यादा? तो कुछ आप वो शॉपर काट के पहन लेते ऊपर पूरा, क्योंकि छाता तो ले नहीं सकते, कुछ तो करते। भाई शॉपर भी गीले हैं और इतनी हवा में जो है वो अम्ब्रेलाज वगैरह भी काम नहीं करती हैं, आपको पता है। बात तो सही है। तो अभी पूरा आप गीले गादे हैं, हम सो सॉरी, मगर यहाँ पर अच्छी सेंट्रली है, हवा भी आ रही है, थोड़ा सा बेहतर हो रहा है ना, हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठ जाएगी, सोफ़ा गीला हो जाएगा, सूख जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि जो बरसात में इतने नुकसानात होते हैं, छत की मैं बात कर रही थी कि पहले अपनी छतों को मुरम्मत करा लें ताकि लीकेज प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो। उसके अलावा और भी क्या क्या मसाइल का सामना होता है, ज़रा मैंने कहा देखने वालों को बताएं। जैसे अभी आप बाइक पे आ रहे थे, आप गीले हो गए, बिल्कुल ठीक है ना, तो ये सब किस तरीके से हम बच सकते हैं? हमारे तो सारे भाई जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, उनको बाइक पे जाना है, हर एक के पास गाड़ी और ये इस तरह की चीज़ें, सहूलतें तो नहीं है। तो अच्छा, बोलिए बाइक पे फिजा, बाइक पे आने वालों के लिए ख़ास तौर पे एक बड़ी अहम चीज़ पता क्या है? क्या? कि बाइक को कहते हैं कि ये ऐसी सवारी है कि जिसमें आप गिरे तो आपके सर पे चोट लगेगी अगर आपने हेलमेट नहीं पहनी हुई, या आप ज़ख्मी होंगे। और बारिश के मौसम में चूँकि सड़कें स्लिपरी होती हैं और मज़ीद एहतियात करनी चाहिए हमें, ओवर स्पीड नहीं होना, हो भी नहीं सकता, अगली ब्रेक बिल्कुल नहीं लगाते बाइक पे, बहुत एहतियात से अगर आप, और ओवरटेक करते हुए दूसरी गाड़ियों या बाइक्स को ये एहतियात करनी है कि आप किसी से टच ना हो, अगर वो गिरा या आप गिरे तो नुकसान दोनों का होगा। इसके अलावा बाइक रोड पे चलाते हुए आपको एक बात ज़हन नशीन रखनी है कि आप की बाइक मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो, टायर्स जो हैं उनकी ग्रिप ठीक हो, ताकि कम से कम बारिश में अगर आप रोड पे हैं तो आप महफूज रहें। और ऐसे आपने कपड़े भी नहीं पहनने जिसकी वजह से आप मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़तरे में रहें। आप मैकेनिक का काम भी करते हैं बाइक का कोई? नहीं, मैं चूँकि शुरू से बाइक चलाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि बाइक जब आप चला रहे हों तो रोड पे क्या सूरत हाल होती है, और मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो जल्दबाजी में देखे हैं।
बाइक पे, ख़ास तौर पे बारिशों और इसमें लोग ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी है। असल में हम जल्दबाज हैं जल्दबाज। और ये इतनी जितने जल्दबाजी में बारिशों में हम बहुत हादसे हो रहे होते हैं इतने बुरी तरीके से, मतलब इस पर मुझे लगता है बात करनी चाहिए ताकि लोग एहतियात करें। बिल्कुल। और घरों से हम जब भेज रहे हैं अपने अम्मी अपने अब्बा को, अपनी फैमिली को, अब तो लड़कियां बाइक चला रही हैं, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, लड़कियां भी ख़ास तौर पे एहतियात करें। देखें अच्छी बात, अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं वो। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बात बोलूँगी, कुछ घरों में ना कहीं ऑलरेडी पानी ठहरा हुआ होता है, जमा हुआ होता है, जबकि सबको डेंगू का मसला पता है, फिर भी कोई क्यारियाँ होती हैं उनकी पानी में ओवरफ्लो करके पहले से उसमें पानी भरा हुआ है, चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जब बारिशें होती हैं वो और गंदा पानी चीज़ें जो है मिक्स करके वो और ठहर जाता है पानी। इन सब के लिए क्या करना चाहिए, ज़रा लोगों को समझा। फिजा, बहुत अहम क्वेश्चन है ये कि घरों में और कॉलोनीज़ में, एक तो घरों में हमें यह एहतियात करनी चाहिए कि बरसात के मौसम से पहले, जिस तरह आप कह रही थी कि अपनी छतों दीवारों को आप मुरम्मत करवाएं ताकि सीपेज ना हो। सीपेज की वजह से बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, घर में बदबू हो हाँ जी। जाती है, रखे हुए कपड़े जो हैं उनमें इतनी स्मेल आ जाती है कि आप सोच नहीं सकते, दिल करता है महंगे से महंगे कपड़ों को आग लगा दें, क्योंकि धुल के भी 2-3 बार में भी वो जाते नहीं। और फिर अगर कोई जैसे उसके अंदर पैच पड़ गया ना, कोई ऐसे बदबू के साथ कोई निशान पड़ गए, वो नहीं जाते। ख़ासतौर पर ऐसी बनारसी साड़ियाँ, महंगे कपड़े, उनमें से नहीं जाते, सही ना। और दूसरा बड़ा अहम पॉइंट है लंडा का माल लगता है पूरे घर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बड़ा अहम पॉइंट जो है, जो बरसात के मौसम में आमतौर पर मैं जब घर में हूँ और दीगर लोग जो हैं जो थोड़े से फ़िक्रमंद वालिदैन हैं, जिनको अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, बच्चों को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं उनके करीब ना जाने दें, स्विचों के ख़ास तौर पे करीब, सॉकेट्स के करीब उन्हें ना जाने दें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फ्रिज वगैरह, उनको एहतियात से टच करें। वॉशिंग मशीन, मोटर, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बरसात में करंट लगने से, ख़ास तौर पे बच्चे, और इवन बच्चे जब बाहर भी जाते हैं बरसात में तो खंभों के करीब से वो ना गुजरें। ये वालिदैन को चाहिए कि ये उन्हें गाइड करें बरसात के हवाले से। अगर उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी है तो ये ज़रूरी है। एक सहेली के घर गई हुई थी, वहाँ पर उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, उसने आईपैड देखना था, अब उसका चार्ज ख़त्म हो रहा था, वो मुझसे बात कर रही थी, तो उन्होंने उसको फ़ौरन बोला कि इसको चार्ज चाहिए, आपके घर में प्लग है? मैंने कहा जी। तो वहाँ पे वो आई, तो आके ना मुझे ही ड्रॉप करने आई थी, मैं गई थी तो गाड़ी निकल गई, तो मुझे ड्रॉप करने, तो मेरे घर में प्लग पूछ रही थी, तो मैंने कहा जी आपके साइड पर ही है। तो उनसे हाथ उठा के प्लग नहीं लगाया गया, उन्होंने अपनी बच्ची को बोला कि यहाँ पे प्लग लगा के तो साइड पे बैठ जाओ, उसका आईपैड का, ताकि बच्ची बिजी हो। तो उसने प्लग में स्विच ऐसे घुसा दी थी, मैंने कहा मैं लगा देती हूँ। तो ये चीज़ें माएँ भी तो नहीं देखती हमारे घर में। देखे बच्चों को गाइड करना चाहिए। हम अपने बच्चों को कह देते हैं बेटा ये ज़रा पंखा ऑन कर देना, ये ज़रा सही कर देना, हाँ। तो वो बच्चे जो हैं वो तो बच्चे हैं, हाँ, उनको वो आदत पड़ी होती है कि अम्मी ने कहा, अब्बू ने कहा ये काम कर दो, तो उन्हें नहीं पता कि दीवार में करंट है, स्विच में करंट है। बारिशों के मौके पे तो ख़ास तौर पे आप दिमाग में रखें। ये मोटे मोटे पॉइंट्स आपको लग रहा है हम यहाँ पे फजूलियात बात कर रहे हैं, ये फजूलियात नहीं, बड़े इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए हम वो बात करें। ये पॉइंट छोटे छोटे आप याद रख लें। वो कुछ ऐसे सामान होते हैं ना, बिजली के सामान जो आप खुले रखते हैं, कभी कुछ आलात भी ऐसे ओपन रखते हैं, बाहर कॉरिडोर में पड़ी हुई होती है, कार पार्क में पड़ी होती है, छतों पे छोड़ देते हैं। ये चीज़ें उस वक्त वहाँ पे छोड़ने के बाद गीली चीज़ों को आप कल परसों भी इस्तेमाल करेंगे ना, तब भी आपको करंट लग सकता है। तो ये खुश जगह पे अपनी कोई ड्रॉज में, कोई कैबिनेट्स में रखें। ऐसे छतों वतों पे ऐसे खुले नहीं छोड़ दिया करें, चाहे नंगी तार हो, मक्सियाँ हों और ऐसे आलात हों, स्क्रू ड्राइवर तक। ये अगर कोई खुली जगह पे बारिशों में भीग रहे हैं, उसके बाद आप भले एक दिन के बाद भी इस्तेमाल करें, तो आपके लिए सेफ्टी वाला नहीं है काम। ऐसे ही देखो, गीले कपड़ों और नंगे पाँव के साथ आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह को टच ना करें, और बहुत सारी चीज़ें। और फिजा एक पॉइंट जो बड़ा अहम है बरसात में, और अभी डेंगू और मच्छर अभी बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाएगा, और अस्पताल भर आपको जाएंगे सारे। बहुत एहतियात करनी है कि आप मच्छरों से बचें, ख़ासतौर पर डेंगू मच्छर से बचें, क्योंकि डेंगू की वबा हर साल आती है और लाखों को ले जाती है। बिल्कुल, और जिसमें गवर्नमेंट बच्चे, कैंपेन्स बूढ़े, भी करती जवान सब है, शामिल होते हैं, कैंपेन्स भी करती है, गाइड भी करती है कि घरों में, जिस तरह आपने शुरू में बात की थी कि घरों में पानी खड़ा ना होने दें, और एहतियात करें कि डेंगू लार्वा जो है उससे महफूज रहें।
अच्छा, लेकिन फिर साथ भी- आप लोग बच्चों को खेलने कूदने के लिए ले जाते हैं ना, पार्क, बिल्कुल। रोड्स, गली मोहल्लों में हम लोग क्रिकेट फुटबॉल्स खेल रहे होते हैं, उधर भी एहतियात रखिए कि जिस जगह पे ऐसी घास है, गीली घास है, खड़ा पानी है, किसी जगह कहीं किसी मट्टी में कोई खड़ा पानी है, कोई साइड्स में, घरों के बाहर किसी गमलों में, किसी क्यारी में, तो वहाँ बच्चे ज़्यादा ना खेलें, वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा ना दिखाएं, क्योंकि वहीं पे आपको कोई ना कोई डेंगू मच्छर भी मिलेगा और वो अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश का मौसम देखते हैं तो हम रोडों पे निकल जाते हैं, पार्कों में निकल जाते हैं, पार्क्स भर जाते हैं, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। वाकई ये बात, इनका पॉइंट जो है टू बी नोटेड। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे बहुत जी। याद आया, जो आमतौर पे मेरे साथ अक्सर होता है कि खुदारा जब बाइक्स वगैरह पे हम होते हैं सड़क पे, तो एक तो पानी सड़क पे जब खड़ा होता है तो बाज़ गाड़ियों वाले ये परवाह नहीं करते कि साथ वाला बंदा जो है वो उसने कपड़े पहने हुए या ऑफिस जा रहा है या वो कहीं अहम काम से जा रहा है, वो इतनी तेज़ी से गाड़ी गुजारते हैं फ़िज़ा उसके करीब से कि वो सारे का सारा छींटों से भर जाता है। इसके अलावा हम वो जो एक होता है बैक प्रोटेक्शन बाइक्स पे या रिक्शाज पे या वो नहीं लगाते, और आम तौर पे जब आप के आगे कोई इस किस्म की बाइक या रिक्शा या चीज़ गुजर जाए तो आप पूरे के पूरे जो हैं वो पेंट हो जाते हैं। ऐसे ही है। और आप चाहे जितना मर्जी गुस्सा करें, जितनी मर्जी गालियां दें, वो आप का जो है वो हुलिया बिगाड़ के बड़े मज़े से आगे चला जाता अच्छा, है। तो ये गाड़ियाँ छोटी भी जो- छोटी सी चीज़ें हैं, 50 रुपए की वो नहीं लगती होगी बैग। और क्या। अच्छा, गाड़ियाँ भी जो आप पार्क करें, मुझे लगता है वो जी। भी खुश जगह पे पार्क करें। खुद आपने फिर अपनी गाड़ियों को ख़राब करना है तो गीली जगह पे जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ पार्क गाड़ी घुसाने की कोशिश ना करें, इसका भी ख़ास ख्याल रखिएगा, ठीक है। और पीने का पानी जो है वो आपका घर में साफ़ होना चाहिए, साफ़ बर्तन हो चाहिए। आपको लगता है कि दोबारा से इसको फ़िल्टर बॉयल करना है तो दोबारा कर लीजिए। खाने पीने की अशिया जो है वो बाहर की, इस तरह के बरसात के मौसम में बच्चों को बाहर से मत दिलाएं, मत खिलाएं। बाज़ार से जब आपको आदत होती है फल ख़रीदते हैं तो आपकी आदत है कि जामुन जो है ना ऐसे यूँ पोछा तो खा लिया, मीठा के नहीं है। कोई भी फल उठाते हैं, पीच उठाया, चेक कर दिया मीठा के, ऐसे ना करें। बरसात के मौसमों में बहुत से गंदे मच्छर, गंदी चीज़ें, जरासीम जो है ना, क्योंकि बरसात है तो वो उड़ रहे हैं, हवाओं में फैले हुए होते हैं, तो फिर इन चीज़ों को ऐसे मत, घर में जाके अच्छी तरीके से हाइजीन करके साफ़ सुथरा करके फिर खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की निकासी करें, जल्द और इस तरह के जो मेन मोटे मोटे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। पैरों की हिफाजत करें, खाने पकाने की हिफाजत करें, बिजली के आलात की हिफाजत करें, ये सारे मैंने आपको पॉइंट खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें अपने घर के, ताकि तेज़ हवा और जो पानी है वो घर के अंदर खड़ा ना हो। किसी भी घर के कोने से बारिश शुरू हो जाए तो पहले एक चीख लगाएं कि ये दरवाज़ा बंद करो, ऊपर की खिड़की का बंद करो, इधर के कमरे का बंद करो, मेन दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, मोटी मोटी मैंने आपके साथ यहाँ पर दोहरा दी। थैंक यू सो मच नदीम साहब। आप भीग गए, जाके सूख जाएँ, ठीक है। अगर आप ना सूखे तो आप भीगी बिल्ली कहलाएंगे। आपका बिल्कुल भीगी बिल्ली, तो बट आपने हमारा साथ दिया। भीगा शेर भी आप कह सकती थी, आपने मुझे बिल्ली बना दी। नहीं नहीं, जब भीगा शेर कहाँ अच्छा लगता है, भीगा शेर नहीं, भूखा शेर अच्छा लगता है, भीगी बिल्ली क्यों, मेरी कहावत ख़राब कर दी। मगर चले आप सूख जाए, बीमार हो जाएंगे जी, ठीक है। और हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। याद रखिएगा जो मोटी मोटी बातें हमने आपसे कही हैं ये सारी काम की बातें, इसके ऊपर अमल कीजिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, ये जी प्यारी सी हमारी एक रिपोर्टर हैं कोमल असलम, मैं चाहूँगी उनको मैं शामिल करूँ अपने प्रोग्राम में, क्योंकि बारिश हो रही है और वो बारिश में निकल गई है किसी खूबसूरत से पार्क में लाहौर में, और हमें मौसम का हाल बताएंगी। कोमल असलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हूँ, मगर वैसे एक बात है, दिखाइएगा ज़रा कोमल असलम को दिखाइएगा, मैं फिर बात करूँ। कोमल असलम ने इतना बड़ा जो छाता लिया हुआ है अपने सर पे, ठीक है। तुम तो अगर छोटा सा पौधा उगा भी हो ना, उसके नीचे भी पनाह ले सकती हो, कोई बारिश तुम्हें नहीं छेड़ेगी, नहीं छेड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हाला जी, इतनी बड़ी तुमने छाता ली है जितनी बड़ी तुम नहीं हो, तुमने अपने वजूद से बड़ी छाता ली है। अगर ये तुम पे गिर गई ना तो फिर कुछ भी हो सकता है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट। नहीं, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। कोमल मुझे बताओ, जुगते तो मैं मारती रहूंगी तुमको, यहाँ पर कहीं पास में कोई तार लगा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आय हाय, तो फिर बैठ के बात भी नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तुमसे मौसम का हाल पूछ रही थी, तुम्हें जुगते मारी हूँ। अच्छा, वैसे तुम अगर मेरे पास होती तुम्हें पता है मैं क्या करती, कितना प्यार करती। मैं तुम्हें यहाँ अपने मोढे पे बिठाती, इधर कंधे पे,
है? बैठ जाती? हाँ। बैठ जी, जाती? जी। नहीं बैठ नहीं सकती थी, नहीं बैठ सकती थी। ले, जिस तरह से तुम्हारा छोटी सी मासूम सी, तो वो तो मेरे कंधे पे आराम से बैठ सकती थी। मगर हाँ, ये ज़रूरी है कि तुम गारंटी देती कि कुछ करना नहीं था तुम्हें। अच्छा चलो, मुझे बताओ कहाँ पे खड़ी हो तुम? इतनी खूबसूरत हरियाली, ग्रीनरी, प्यारा पार्क। कौन सा पार्क है, किधर हो लाहौर में? जी बिल्कुल फिजा, अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं तो ये देखें, ये है लाहौर का PH पार्क, और यहाँ पर बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और खूबसूरत सा समा है। और जब आपको भी पता है कि लाहौर में बारिश बरसे और जब रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ अगर दरख्तों की बात की जाए, तो जब बारिश के कतरे बिल्कुल दरख्तों, पत्तों और इंसानों पर पड़ते हैं तो हर कोई जो है वो कोशिश करता है कि बारिश को एंजॉय करे, लेकिन थोड़ी सी एहतियात को भी यकीनी बनाए। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लाहौर के शहरी भी लाहौर की फिजाओं को एंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ पार्कों में हम देख रहे हैं कि बारिश के कतरे जैसे ही रंग बिरंगे फूलों और दरख्तों पर पड़ते हैं तो यूं फील होता है कि जैसे शबनम के कतरे गिर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा समा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लाहौरियों को कहा जा रहा है कि आज थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि बादल आज लाहौर का घेराव कर लिया है और इसी के साथ साथ लाहौर की फिजाओं को एंजॉय करें, लेकिन अपनी एहतियात को भी यकीनी बनाएं, क्योंकि जैसे ही बारिश बरसती है तो फिजा आपको भी पता है रोड्स काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं और हमारे लाहौर ये मन चले हैं, एंजॉय करते हैं और बेहतियाती को यकीनी बना लेते हैं और फिर किसी ना किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए वासा हुकाम को भी अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत कर दी गई हैं, क्योंकि शहर लाहौर में चंद बूंदें बरसती हैं तो बहुत से लोगों के लिए ये अब्रे रहमत अब्रे जहमत भी बन जाती है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए वासा हुकाम को भी अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब शहरियों को भी एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर की फिजाओं को एंजॉय जरूर करें, लेकिन एहतियात को यकीनी बनाते हुए। लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि बारिश का ये सिस्टम, यानी कि ये मानसून का 5वां सिस्टम है और ये आइंदा 25 जुलाई तक लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्का कहीं तेज बरसेगा। कोमल, मेरी भी सुन लो, पाकिस्तान में मुझे भी इसी चीज के पैसे मिलते हैं बोलने के। मेरी बात तो सुनो, सवाल तो करने दो मुझे तुमसे। मुझे बताओ लाहौरियों के लिए कोई ऐसी बात बताओ कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पर सेफ्टी भी है, सफाई भी है, खूबसूरती भी है। अभी मौसम अच्छा है, आज हमारे जो घर में बच्चे वगैरह हैं ना, उनको लेके ये फैमिलीज़ जो है बाहर निकलें, ठीक है, तो कहाँ एंजॉय कर सकते हैं, स्पॉट्स बता दें स्पेशली लाहौर के मौसम के हिसाब से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर वैसे ही बागों का शहर है और बागों के शहर में मुख्तलिफ मकामात मौजूद है और ऐसे मकामात जो कि ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए हैं। आप जो लोग पार्क जा सकते हैं, सफारी बहुत वसी और अरीज रकबे पर फैला हुआ है, वहाँ पर भी सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल हैं। लाहौर का चिड़ियाघर सफारी, ये वाले सफारी की बात करिए ना कोमल, कोमल सफारी ये वाला जो अभी नया बिल्कुल उसको सही तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे जानवर खुले छोड़ दिए, गाड़ी के अंदर जाते हैं तो सारे शेर वगैरह बाहर जो है ना वो हमें ऐसे दिख रहे होते हैं, वो जो है नेट वाली गाड़ी के अंदर लेके जाते हैं, ऐसे ही है, ग्रिल लगी हुई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसी सफारी की बात कर रही हूँ, खास तौर पे वहाँ पे अब तो नाइट सफारी का भी आगाज हो चुका है और नाइट सफारी में इतना अच्छा व्यू होता है और ऐसे बारिश हो और आप शेरों को फीड करवा रहे हो तो यकीनी तौर पर ये सूरत हाल बहुत ही खूबसूरत सी नजर आती है। नाइट सफारी भी शुरू हो गई है, स्पॉट है जब बारिश हो। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें कुछ स्पॉट्स भी बताए। मैं तो चली सफारी, अपनी बेटी को पिक करती हूँ अभी घर से, और आपने मुझे नाइट सफारी भी, तो अभी से सफ़र शुरू होगा और रात तक मैं नाइट सफारी भी इंजॉय करूँगी और शेरों से करूँगी दोस्ती वहाँ जाके। आप लोग भी, मौसम बहुत खूबसूरत है, अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहले तो पकौड़े बनाइए, पकौड़े खाइए, ठीक है, बारिश का मौसम इंजॉय कीजिए, खूबसूरत खूबसूरत गाने गुनगुनाइए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए और एक छोटी सी ब्रेक भी लीजिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने स्किन के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, क्योंकि आज हमारे पास मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान साहब। हम ऑन सेट कॉल भी लेंगे, आप लोगों की शामिल करेंगे। मुझसे क्योंकि शिकायत कर रहे होते हैं लोग, काफ़ी मैसेजेस हमें ये आते हैं कि आप कॉल नहीं लेती हैं जब
हकीम साहब आते हैं। तो आज अगर आपने अपना इलाज पूछना है, कोई तबीयत ख़राब है, स्किन में मसला है, सेहत में मसला है, कोई भी ऐसी बात, तो हकीम अताउर रहमान साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी शिफा है इनके हाथ में, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं। और अब हम आपकी ये मुलाकात करवाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो अंधी धुन निकल जाता है, उसको ये बिल्कुल नहीं पता होता कि सामने कैमरा है, कैमरे के कुछ आदाब होते हैं बेटा, कोई तौर तरीके होते हैं। मैं बोल रही हूँ, सामने से लंग गए हो एमी हैं, अब जाओ फट्टे थल्ले आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आपने काफ़ी टाइम के बाद हमें ज्वाइन किया है। क्यों इतने दिन कहाँ थे आप? बस कुछ मसरूफियत रही है। अच्छा। जी जी। बहुत लोग पेशेंट्स इलाज इधर उधर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जा जी, रहे जी, होते हैं अपने बिल्कुल पेशेंट्स को ऐसे, देखने के लिए। जी, जी। दूर दूर दराज लोग आपको बुलाते हैं, मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना जी? जी। तो बड़ी शिफा है आपके हाथ में, बड़ा अच्छा नेक काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्ट के ऊपर, दिल को मजबूत करने की कोई ऐसी आप हमें चीज़ें बता दें जो मुझे लगता है हम खाएं और हमारा जो दिल है ना वो बड़ा मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद हम शरबतों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल हमारा एक मेन ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ी अल्लाह पाक ने ज़बरदस्त एक ऑर्गन बनाया। और दिल का जो इशू आजकल चल रहा है, इसका एंजाइटी से भी ताल्लुक़ है, आर्टरीज़ के ब्लॉकेज से भी ताल्लुक़ है, लिपिड्स लेवल बॉडी में बढ़ते हैं तो स्टेनोसिस के इश्यूज़ होते हैं, वेन्स ब्लॉक होती हैं, तो ये तमाम इश्यूज़ जो है ना दिल के अमराज में आते हैं। अच्छा। लेकिन आजकल एक कॉमन इशू है कि मस्कुलर डिसऑर्डर्स के हार्ट के जो दिल के पट्टे हैं वीक हो जाते हैं, जिससे हार्ट बीट तेज़ होती है, सफोकेशन होती है और एक इंसान ऐसे महसूस होता है जैसे एक दिल डूबा डूबा है। तो उसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम की मरगूब ग़िज़ाओं में, सब्जियों में कद्दू उन्हें बड़ा पसंद था। अच्छा। तो कद्दू डायरेक्ट दिल के पट्टों को ताकत देता है। वाह जी। तो जो लोग ये समझते हैं कि उनका दिल और उनके दिल के जो उज़लात हैं वो वीक हैं, पैल्पिटेशंस के इश्यूज़ हैं या ड्राइनेस खुशी की वजह से कोई और उसमें सिम्टम पाई जाती है, तो वो कद्दू का इस्तेमाल कसरत से करें। और दूसरी अहम चीज़, हमारे तिब के अंदर एक बही का मुरब्बा है जिसका हदीस में भी रेफरेंस मिलता है, जिसको हम सफ़रजल कहते हैं। सफ़रजल, ये मुरब्बा इस्तेमाल करने से जो लोग समझते हैं कि उनका दिल कमज़ोर है और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई भी खुशी गमी की खबर है वो फौरी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बाज़ औक़ात आपके अंदर स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने से जब तबखीर के इश्यूज़ होते हैं, गैस दिल की तरफ जाती है तो वो गैस भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अच्छा। हार्ट फ्लैशेस के इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें सफ़रजल के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, शाजिया की हमारे पास क्योंकि कॉल थी ब्रेक में कराची से, उन्होंने ख़ास पूछा था कि जब आपके प्रोग्राम में आज आप बात करें किसी भी चीज़ पे कोई इलाज लें तो आपने ख़ास तौर पे इसका नुस्खा पूछना है कि दिल को मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो आई एम श्योर शाजिया आपको जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं मौजू की तरफ। ये जो मशरूबात होते हैं हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, संदल का शरबत हो गया, बादाम का अर्क निकाल के उसका शरबत हो गया, या फिर इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं, संदूरी का शरबत हो गया। तो ये सारे जो शरबत हैं, मशरूबात हैं, क्या ये हेल्दी होते हैं, कारआमद होते हैं, हमें पीने चाहिए, इनका इस्तेमाल कैसे है? इन सारे जो है ना ये सवालों का जवाब आज आपने हमारे शो पे देना है। सबसे पहले तो बता दें कि क्या ये शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं ये जो बाज़ार में हमें मिलते हैं? जी देखें, शरबत हमारे तिब के अंदर मुफर्रे टॉनिक है। शरबत में मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो सेफ साइड, जैसे बादाम है, ये एक ड्राई फ्रूट है, इसी तरह इलायची है, ये आपकी सेफ साइड हर्ब्स है, इसी तरह आपका संदल है, ये वो वुड है जो आपकी स्किन, कॉस्मेटिक और हेल्थ से जितने भी रेलिवेंट इशूज़ हैं उसमें इस्तेमाल होती है। तो जो हमारी कुदरती अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, उन जड़ी बूटियों में जो खुश ज़ायका चीज़ें उनके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट उसको इस्तेमाल किया जाता है। और बिलखसूस जितने मशरूबात हैं ये गर्मी के मौसम में हमारे लिए तोहफ़ा है। मगर किसी के अंदर से वैसेंस डला हो, हमें कैसे पता चलेगा? या किसी का वाकई अर्क निकला हो, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, बाज़ार में जो हमें मशरूबात मिलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जितनी हमारी कुछ पाकिस्तान में वेल नोन कंपनीज़ हैं जो अपनी क्वालिटी को और अपने SOPs का ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो उसमें चूँकि हम प्रोग्राम में हैं, नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी कंपनियाँ, आप देखें जब से हमारे अंदर ड्रैफ्ट के इश्यूज़ आए हैं, पंजाब हेल्थ कमीशन के इश्यूज़ आए हैं, और इसी तरह जो फूड डिपार्टमेंट बना है,
तो इस वजह से ये जो केमिकल वाली चीज़ें हैं या जिसके अंदर सिंथेटिक चीज़ों का बहुत जो इस्तेमाल हो रहा था वो कंपनियां वैसे भी बंद हो चुकी हैं। अब बहुत मयारी जो चीज़ें हैं मार्केट में आ चुकी हैं। कोई बताइएगा हमें मैदे के लिए अच्छा शरबत कौन सा है? जी, मैदे के लिए जो बेहतरीन शरबत है वो शरबत बजूरी। शरबत बजूरी हमारी तिब के अंदर 8-10 जड़ी बूटियों का मुरक्कब है, उसका एक्सट्रैक्ट है, जिसके अंदर कासनी भी है, बरंजासिफ भी है, जिसके अंदर ये सौंफ है, सौंफ के यानी इस किस्म की मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है। और वो जिन लोगों हजम होने वाली ठंडी जी, चीज़ें, उसमें ठंडी चीज़ें बेसिकली जब आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत बनता है, उसकी एसिडिटी जब आपकी बॉडी में बहुत डेवलप होती है तो उस एसिडिटी की पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए, अल्कलाइन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये मशरूबात आपके लिए बड़े तो मुआविन हकीम साबित साहब होते हैं। ये फिर बनता क्यों है, ये एसिडिटी होती क्यों है, इसके लिए क्या मसला क्या होता है कि डेवलप हो जाती है हमारी? जी, ये जो एसिडिटी का इशू है, देखिए हमारे यहाँ लोग हम देखें जी, जितने भी हमारे आप पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, बिलखसूस यहाँ के अंदर ये बहुत अलमिया है कि स्पाइसी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल है। इवन हम घरों के अंदर भी अगर हम घर का खाना खा रहे हैं तो उसमें हम सुरख मिर्च का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। और आप यकीन कीजिए ये आजकल बच्चों के अंदर हम एक कॉमन सी एक मकुल्ला मशहूर होता है कि जी मैदे की गर्मी या जिगर की गर्मी। दर हकीकत ये मैदे जिगर की गर्मी कोई चीज़ नहीं होती, ये लेमैन एक टॉकिंग है। हकीकत में आपकी बॉडी के अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस बन रहा होता है तो स्टमक की जो लेयर होती है उसके ऊपर कट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे आपके अंदर ये जिसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया, सबसे पहले डिस्पेप्सिया कॉज करता है। उसके बाद फिर ये चीज़ कॉम्प्लिकेशन में जाके पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और ये मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। वैसे एक बात आगे बढ़ाऊंगी कि वाकई सही बिल्कुल दुरुस्त बजा फरमाया है हकीम साहब ने कि किचन में पड़े हुए जितने भी हर्ब्स हैं, चाहे दालचीनी से लेके बड़ी इलायची से लेके छोटी इलायची, ये सारे हर्ब्स आपके लिए अच्छे हैं। चाहे साबुत धनिया हो गया, ठीक है, हल्दी बहुत अच्छी है, हर सारे मसाले। मगर ये जो किचन में पड़ा हुआ ये वाला लाल मिर्चों का जो पाउडर है ना, ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी से निकाल के देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी सुकून में। अभी बहुत ज़्यादा आप देखें 80% बल्कि 80 से ज़्यादा परसेंटेज लोग जो हैं उसमें मैदे के शिकार मरीज़ हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनके किचन में जीनत बना के रख दिया गया है इस लाल मिर्चों के पाउडर को। मेरे घर में मुझे लगता है 13-14 साल हो गए, मेरे घर में कोई लाल मिर्चों का पाउडर ना मैंने देखा है, ना मेरे किचन में कोई रखता है, ना कोई बनाता है। और यकीन कीजिए कि हांडी ज़्यादा मज़े की बनती है अगर आप उसको, क्योंकि अदरक में भी एक मेरा टेस्ट होता है, अगर आप अदरक भी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो अच्छी चीज़ है, वो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। अदरक के साथ आप हरी मिर्चों को मिक्स करके कूटिए, उसी के अंदर काली मिर्चें भी अच्छी तरीके से कूटिए। इतनी तेज़ वो धार वाली मिर्चें आपको मसाले में, सालन में देगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। लाल मिर्चें हटा दें ज़िंदगी से। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है जी, कौन बोल रहे हैं? अशरफ अली बात कर रहा हूँ जी। जी अशरफ अली, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? मैं हकीम साहब से एक मसला है कि वो पूछना चाहता हूँ कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है इस हवाले से कि मुझे कोई भी जो तेज़ साउंड है ना, मुझे वो लगता है जब मैं सुनूँ तो मैं डर जाता हूँ। यानी थोड़ी सी भी तेज़ साउंड हो, कोई ऊंचा बोले, कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाए तो मुझे डर, मतलब बिल्कुल ऐसे खौफ पैदा हो जाता है और दिल धड़कने लग जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? अभी आपको जवाब देते हैं जी, बताइए। जी मोहतरम अशरफ साहब, आपके यही अभी जिक्र हो रहा था थोड़ी देर कबल के दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, मसल्स वीक हैं। इसके अंदर मुरब्बा बही का आप इस्तेमाल करें और दूसरा सुबह नाश्ते में आप 11 बादाम और 11 अदद किशमिश और 7 अदद काली मिर्च को चबा चबा के इस्तेमाल करें। इसके ऊपर आपने जो नाश्ता करना वो नाश्ता करें, तो इससे आपके दिल के पट्टों को ताकत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी और जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो आपकी दूर होगी। और इसके अलावा एक चीज़ और, आप अपने खुराक में काले चनों का इस्तेमाल कसरत से करें। हफ्ते में 1 या 2 दिन काले चनों का शोरबा या काले चनों की गुगनी या काले चनों की चाट बना के आप इस्तेमाल करें, उससे आपके दिल के पट्टों को तक़वियत होगी और इंशाल्लाह आपका ये जो कमज़ोरी वाला अर्ज़ा है कि शोर से और टेंशन से आपका दिल एकदम डर जाता है, ये मामला बेहतर हो जाएंगे। बहुत आला। एक और कॉल है, शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बेटा कम कर दीजिएगा, मुझे आपकी आवाज़ आएगी, सवाल पूछ सकेंगी आप। जी क्या कहेंगी? हेलो जी, जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या कहेंगी जी?
जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरे दिल का मसला ये हो रहा मुझे। जी जी, ऊंचा बोलिएगा, सवाल पूछिएगा। मेरा दिल का मसला है जी, दिल का मसला है। और यही मेरी धड़कन बड़ी तेज हो जाती है। नेता का भी मसला है, मैं कुछ भी खा लूँ मेरे में जलन हो जाती है। मैदे में जलन है, दिल का मसला है, धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, पल्पिटेशन रहती है इनको। ठीक है, आपको अभी जवाब देते हैं जी। जी ये होता है जो आपने इशू बताया मैडम, ये तबखीर का इशू है कि सम टाइम आपका दिल भी कमज़ोर होता है और मैदा गैसेस भी बहुत बनाता है, और मैदे का जो मुंह होता है ना उसका वो दिल की तरफ होता है। तो बाद का जब गैसेस बहुत बनती हैं तो पेशेंट ये समझते हैं कि शायद मुझे दिल का कोई आर्जा हो गया, हालांकि वो मैदे का आर्जा होता है। तो ये एक बड़ी कॉमन रीज़न है। इसके अंदर आप सिर्फ पुदीने की चटनी है, 5 चीज़ें उसमें आप रख लें। एक तो उसमें अदरक, लहसुन, अनारदाना और पुदीना, और 5वीं चीज़ उसमें आप अपना नमक या ये जो मिर्च है ये हस्ब ज़ायक़ा ले लें। तो ये 5 चीज़ों की चटनी बना के हर खाने के साथ 2-2 चम्मच खाएं, तो इंशाल्लाह तबखीर जो है ना वो खाने के बाद जो पैदा होती है वो पैदा नहीं होगी। अरे वाह, देखिए पुदीने की चटनी सब शौक से तो खाते हैं, मुझे लगता है हर खाने के साथ अगर खाएं तो ये किसी को भी ये तकलीफ़ होगी नहीं, और ये है भी टेस्टी, खाने को भी जायका दे देती है। तो ट्राई दिस आउट। आसान सी रेसिपीज़ भी बता रहे हैं और नुस्खे भी बता रहे हैं। रहिएगा हमारे साथ, प्रोग्राम में बहुत सारी कॉल शामिल करेंगे, बहुत सारे आपके परेशानियों के, तकलीफ़ों के, बीमारी के इलाज के लिए यहाँ पर हमने मदू किया है अताउर रहमान साहब को। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अताउर रहमान साहब जो हैं, हकीम साहब, आज हमें बताएंगे सारे मुरब्बों के बारे में और मशरूबात के बारे में। जो शरबत बाज़ार में मिल रहे होते हैं, हम पी रहे होते हैं, मगर उसके फ़वाइद क्या है ये हमें पता कोई नहीं होता। तो जो फ़वाइद का अगर पता चल जाए तो उसी हिसाब से वो शरबत हम पिए। तो वो देखें सामने कितने सारे शरबत और कितने सारे मुरब्बे लेके सामने हैं अताउर रहमान साहब, और मैं उनकी तरफ चलती हूँ। ये देखें, आ जाए। अब हम पूछते जाएंगे और आप हमें बताते जाएंगे, और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर टेस्ट कर करके बताऊंगी कि कौन सा मुरब्बा किस हिसाब से है, कैसा है कैसा नहीं। सबसे पहले उनाब का मुझे बताएं, उनाब का भी तो शरबत होता है? उनाब का शरबत बिल्कुल होता है। ये मैं वो किस लिए होता है? उनाब बेसिकली जो है ना, ये हम लोग ये देते हैं, ये उनाब का शरबत है जी। हाँ, ये उनाब का शरबत। अच्छा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे बुजुर्ग भी और पुराने जो कोहना तिब्बा थे, जब ये बच्चों के अंदर चेहरों पे दाने निकलते थे, खारिश की इश्यूज होते थे, एलर्जी होती थी, तो उसमें उनाब का शरबत बेहतरीन चीज़ है बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। बड़ों के लिए हाँ, और फिर ये जिन लोगों के हाथ पाँव जलते हैं, हार्ट फ्लैशेज होते हैं, उसमें उनाब का शरबत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, फिर ये बुखारों के अंदर भी बड़ा कामयाब है। मुझे चखाए ना फिर। जी प्लीज़। चखती जाऊँ साथ साथ इसमें। ये देखें जी, उनाब का शरबत, ये उनाब का ऐसे शरबत। डाल दे बने भले। चलें जी, पानी डालना इसमें, कितना पानी डाल दूँ? थोड़ा बस ये थोड़ा थोड़ा सा ताकि डाल टेस्ट कर दें। सकूं। जी जी बिल्कुल। ओके, ये आप पिए, इसका जायका भी देखें बेहतरीन है, और आपको पीने के तो बाद बच्चे कड़वा वड़वा तो नहीं कि इस तरह बच्चे नहीं, बोले कि ये क्या? नहीं नहीं नहीं, इसको मीठा किया हुआ है, इसको मीठा किया हुआ है, जायका भी ठीक है इसको। अच्छा है, हाँ, जायका बच्चे पी शहद सकते शहद जैसा है। शहद जैसे, जाहिर बात है उसमें शीरा डाल के थोड़ा मीठा भी किया जाता है ताकि बच्चे पी लें, क्योंकि ये उनाब दर हकीकत करवाहट इसमें होती है। नॉट बैड, मजे का। जी जी, जायका अच्छा है इसका। अच्छा, इसके अलावा जी अंजबार का, अंजबार का जी वो भी हमारे पास मौजूद है। ये है शरबत अंजबार। ये किस लिए इस्तेमाल? ये हम लोग देते हैं जिन बच्चों के यहाँ नक्सीर फूटती है। अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो खेलते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने से उनकी नाक से ब्लड आना शुरू होता है, तो ये अंजबार का शरबत उनको दिन में 2-3 बार पिलाएं तो नक्सीर आना बंद हो जाती है। और दूसरा इसका फ़ायदा एक बार नक्सीर फट जाए तो सारी ज़िंदगी नाक से खून आता रहता है, जी कभी जी, गर्मी उसमें से। नहीं, उसका ट्रीटमेंट भी है प्रॉपर। आपकी जो मेम्ब्रेन्स है वो बारीक हो जाती है, झिल्ली है, तो वो उसके लिए परमानेंट जिनको नक्सीर का मसला है वो खुबानी का इस्तेमाल कसरत से करें। अच्छा, खुबानी के अंदर अल्लाह पाक ने ये खासियत रखी है कि वो आपकी जो झिल्ली है ना उसको दोबारा बनाती है। ओह, ये अल्लाह ने हर फल, हर सब्जी, हर अनाज में अल्लाह ने बड़ी बड़ी जो है ना कीमती उसकी फजीलत रखी है। अच्छा, तो ये जो है अंजबार भी फौरी तौर पे एक्यूट जो आपके नक्सीर के इशूज़ हैं उसको रेक्टिफाई करता है। अंजबार का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ख़वातीन के अंदर एक्सेस ब्लीडिंग होती है, तो मेनोरेजिया की, अच्छा, उस ब्लीडिंग को भी ये रोकता है। पूरी बॉडी में कहीं भी एक्सेस ब्लीडिंग हो रही हो किसी भी मर्ज में, तो शरबत अंजबार एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज रखता है, सर्जिकल ब्लीडिंग भी कोई हो तो उसके हिसाब से भी अंजबार बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, यानी आप ये देखें
एलोपैथिक में अक्सर वो कैप्सूल देते हैं ट्रांजामिंट, जी, और ट्रांजामिंट कैप्सूल भी ले लें पेशेंट को और ये भी इस्तेमाल करवा लें, इसका रिजल्ट आपको पहले मिलेगा। अरे वाह, जबार का शरबत, जबार के अंदर अल्लाह ने काम की बहुत चीज़ जो है ना देखें। शिफा रखी है। अल्लाह ताला सबको अपनी सेहत में हिफ्ज़ मान में रखे, मगर देखें फिर भी अंजबार का शरबत जो है इन्होंने बताया कि इट्स वेरी कारआमद। अच्छा, उसके अलावा आलू बुखारे का एक शरबत होता था, अगर आपके पास पड़ा है जी तो मौजूद है देखिए, हमारे वरना पास। ये देखें जी, इत्तेफाक से आप आप सारे शरबत इमली आलू बुखारे का शरबत, ये दिल के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है। शुरू से हमें कॉल्स आ रही हैं आज दिल के लिए, वो हाँ ये जी, है। हाँ जी, वो ये लोग जो दिल के पेशेंट हैं वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, आप इसको भी पिए, बहुत ज़बरदस्त जायका है, इसमें पानी मिला के। अच्छा, इसमें पानी अब ये इतना खट्टा शट्टा तो नहीं होगा नहीं, कि खट्टा पिया नहीं है, जाए? ना ना, बहुत अच्छा जायका, ये पी सकती हैं आप बासानी। इसको हिला लें आप थोड़ा सा ठीक है। इसी चम्मच से ना, एक आप ये अच्छा, देखें। ये दिल को मजबूत करेगा जी, जी। और साथ साथ दिल के लिए रेफ्रिजरेंट है, ये घबराहट ठीक करता है। गर्मी जब आप बाहर से आते हैं, आलू बुखारे में जाहिर बात है थोड़ी बहुत तो खटास होती है, लेकिन इसमें नेचुरल आलू बुखारा और नेचुरल इमली है, इसमें कोई टाटरी नहीं है, कोई और ऐसी खटास नहीं है जो आपके गले को ख़राब करेगी। ये अच्छा, गले को नहीं खराब ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। इतने मजे का ये है। बहुत टेस्टी और बड़ा इसका एक टेस्ट डेवलप होता है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और ये हमारे यहाँ लोग अब कोल्ड ड्रिंक्स पे चले गए हैं, हमारे यहाँ लोग मुख्तलिफ सिंथेटिक जूसेस पे चले गए हैं। ये वो कुदरती चीज़ें थी जब लोग इस्तेमाल करते थे, उनको इसका पूरा फ़ायदा मिलता था। जी जी, बहुत डिलीशियस है, मैंने आज तक इतना अच्छा शरबत नहीं पिया। बहुत ज़बरदस्त है। इमली आलू बुखारे का शरबत मेरी ज़िंदगी में मैं इतना टेस्टी कभी नहीं पिया, स्वेर। और फ़ायदे चेक करें। अच्छा, इमली तो वेट कम करने के लिए भी काम आती है इमली ना? बेसिकली वेट को भी कम करती तो है। ये शरबत वेट भी कम जी करेगा? जी जी, बिल्कुल ऐसी। ओए होए होए होए। और इमली आलू बुखारा ठंडा भी इसके है ना? बारे में बिल्कुल, ये इसके बारे में रिसर्च है कि अक्सर बच्चे बच्चियों में टीन एज में जब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं, उनको ये बैलेंस करता है। ये भी इसके बारे में इसकी पूरी एक रिसर्च है। एक कॉल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या कहेंगी, कौन बोल रही हैं? जी मैं मलाइका बात कर रही हूँ DI खान से। जी मलाइका, क्या पूछेंगी बहन मेरी गुड़िया? अच्छा सिस्टर, मेरी मदर है, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है ना, 11 mm। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, गाल ब्लैडर में स्टोन बता रही हैं। ठीक है। शुगर पेशेंट है, BP पेशेंट है। तो कुछ गाइड कर दें। यहाँ डॉक्टर ने ऑपरेट बताया है ना? जी ऑपरेट देखें, बता- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाल ब्लैडर स्टोन का एक पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा एक ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक में तो इसमें सर्जरी की जाती है, पर हिकमत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी कुछ जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जिससे गाल ब्लैडर की स्टोन भी जो है ना ख़त्म हो जाती है। और ये एक बड़ी लंबी बहस है हमारी। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये कैसे हकीम लोग क्लेम करते हैं। बेसिकली मेरी बहन, मैं आपको बताता चलूँ कि पित्ता, अल्लाह पाक ने एक ऐसा ऑर्गन बनाया गाल ब्लैडर जिसके अंदर एक रतूबत होती है, बाइल, जिसको हम सफरा कहते हैं तिब के अंदर, वो जम जाती है अंदर। और हम वो पथरी, कोई बाइल डक्ट इतनी बारीक होती है, उससे पथरी नहीं निकल सकती है, हमें भी पता है, हमने पूरी एनाटॉमी पढ़ी है। लेकिन हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे लीवर का मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट होता है और आपकी स्वेलिंग और सोज उतरती है, जिससे आपकी जो पथरी वो मेल्ट हो जाती है। और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सर्दियों में पहाड़ी इलाके में बर्फ़ जम जाती है और जैसी धूप आती है, हीट मिलती है, वो मेल्ट होती है। इसके लिए दो चीज़ें बड़ी बेहतरीन आपको बताता चलूँ। एक पहली चीज़ तो ये कि वो पेशेंट बिल्कुल चिकनाई छोड़ दें, बिल्कुल चिकनाई छोड़ चाहे दें, मीट की फॉर्म में जी। हो, तेल की फॉर्म में हो, घी की हर फॉर्म में हो। किस्म की चिकनाई वो कम कर दें, नंबर 1। नंबर 2, लीमू, 1 चम्मच लीमू का रस और 1 चम्मच रोगने जैतून सुबह निहार मुँह पीना शुरू कर दें। अच्छा, एक तो इससे ही उनको 15-20 दिन में पेन तो पहली से दूसरी खुराक में रिलीफ हो जाएगी और मामला इनके बेहतर हो अरे जाएंगे। वाह। दूसरा, वेजिटेबल्स पे आ जाएं, ये जो भी पेशेंट्स हैं इसमें गोश्त का इस्तेमाल कम करें। तीसरे नंबर पे, अब चूँकि पेशेंट्स का मामला है, हमारी तिब के अंदर एक दवाई है गाल सिस्टिक के नाम से, जो गाल ब्लैडर स्टोन्स को बिल्कुल मेल्ट कर देती है। वो इस्तेमाल कर उस पेशेंट को करवाएं तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे। इंशाल्लाह। अल्ट्रासाउंड करवा लें, इंशाल्लाह। वो गाल ब्लैडर स्टोन जो है निकल एक और कॉल शामिल जी, करते हैं जिन जिन लोगों की रहनुमाई कर सके, मैंने प्लीज़। कहा बेहतर है। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, ऊंचा बोलिएगा, कौन बोल रही है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हाँ जी, मैंने हकीम साहब से पूछना था कि मेरे भी ना मैदे का मसला है, गैस बहुत बनती है,
सर को चढ़ती है और मेरा जिस्म ना ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से ना मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो जाती है। तो मुझे उसके लिए कुछ बताएं, मैंने बहुत इलाज करवा लिया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आज जी मेरी बहन, ये आपका जो मामला है मैदे का, जो कि आपको पता है 90% पाकिस्तान में लोग मैदे के मरीज़ हैं। इसमें पानी का भी वजूहात हैं, खाने की खुराक का भी वजूहात हैं, और हमारा लाइफस्टाइल भी है। आपसे ये इल्तमास है कि आप एक तिब की एक माजून है, हम कंपनी का नाम लेंगे, हर चीज़ ये कराबादीनी माजून है, उसका नाम है माजून दबीदुल विर्द, जो गुलाब के फूलों से पत्तियों से बनती है। अच्छा, तो ये एक एक चम्मच सुबह शाम बीडी डोज में बिफोर मील, खाने से कबल आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो पुदीने की चटनी, मैंने अपने इस प्रोग्राम में आपको पहले भी अर्ज़ किया कि अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना और बाकी इसमें ज़ीरा सफ़ेद आप डाल सकती हैं, जो कि आप मैदे के मरीज़ हैं। तो ज़ीरा सफ़ेद इसमें डाल के, और बाकी जो सब्ज़ मिर्च या काली मिर्च जो अपने हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, तो आपका इंशाल्लाह इस तकलीफ से आपको अल्लाह छुटकारा अता इंशाल्लाह। फरमाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं मुरब्बों के बारे में भी, जी, जो जी। गाजर का मुरब्बा है ये किस लिए अच्छा होता है? गाजर का मुरब्बा देखें जी, ये विटामिन ए का रिच सोर्स है, आँखों के लिए बड़ा मुफीद चिका है ना? जी हाँ, प्लीज़। आंखों के लिए भी अच्छा, वो जी, गाजर जी, सामने ये रखा गाजर हुआ का है। मुरब्बा आ गया। अच्छा, आंखों के लिए भी अच्छा, और आँखों के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। देखें, ये आप देखें, इसको आप इस्तेमाल करें। अभी मैंने बांस का मुरब्बा तो खाया था, वो भी बड़े मज़े का था, मगर ये भी बता दें बांस का मुरब्बे का क्या फ़ायदा है? बांस का मुरब्बा बेसिकली कद बढ़ाने में बड़ा मुआविन साबित होता है। अच्छा, जिन बच्चे बच्चियों में कद रुक जाता है, उनमें बांस का मुरब्बा अगर वो सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो 1.5-2 माह के अंदर उनकी जो हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, ये बांस का मुरब्बा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ और ये है। गुलूकंद का? गुलकंद बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो गुलाब के पत्तियों की बनती है। आजकल आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का बड़ा इशू होता है लोगों तो ये को। गुलकंद का? गुलकंद गुलाब की पत्तियों के अंदर इसको बनाया जाता है। गुलाब की पत्तियों से ये आपकी आंतों की सॉफ्ट रखती हैं, इंटेस्टाइन को सॉफ्ट रखती हैं। फिर ये आपकी स्किन ग्लोइंग है। तो ये जो गुलकंद, लोग गुलकंद इस्तेमाल करते हैं, जो समझते हैं उनको खुश्की बहुत ज़्यादा है, उनकी खुश्की ज़ाहिर होती है, तरावट बहाल होती है। ठीक है। और गुलकंद से आपकी बॉडी के अंदर खुश्की, जितने भी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के इश्यूज़ हैं, या आपका लीवर का जो प्यूरिफिकेशन का सिस्टम, उस तक को ये बेहतर करता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आज का मुझे शो लगा, बड़ा डिफरेंट था। जिस तरह के यहाँ पे मशरूबात और ये जिस तरह के हमें यहाँ पे मुरब्बे बताए गए, इनका इसी तरीके से इस्तेमाल करें। जो चीज़ आपके अंदर कमी है, किसी वाइटामिन की, किसी चीज़ की, या कोई आपको ऐसा कोई मर्ज़ लगता है जिसको ठीक करने के लिए इनकी ज़रूरत है और इनको खाना है, तो प्लीज़ खाइए। ये सब कुछ जो है हर्बल है। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। नाज़रीन, कुछ महीने पहले, मतलब कुछ 2 महीने मेरे ख्याल से महीने पहले एक शो किया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तानी लड़की आयशा कराची में जो रहती थी, जिसका ताल्लुक़ कराची से था, उसके सीने में अब एक इंडिया का दिल धड़कता है। उसको भी एक मसला था दिल का, और वो इंडिया गई, उसने अपील किया वहाँ पे, और जाके उसका वीज़ा हुआ। वहाँ पे इंडिया में उसके डॉक्टर्स ने, सर्जन्स ने इलाज किया, उसका ट्रांसप्लांट किया, और आज उसके सीने में हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। तो मेरी बात सुने, हम अभी तक पाकिस्तान में इतने पीछे हैं, टेक्नोलॉजी की बात हो, तरक्की की बात हो, तालीम की बात हो, किसी इदारे की बात हो, तो हम अभी तक इतने पीछे हैं। इकॉनमी अब देख लीजिए हमारी कहाँ से कहाँ चली गई है। तो क्या इस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं जिस तरीके से अभी सिचुएशंस हमारे साथ हैं? अभी तक हमारे पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट का कोई सीन ही नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट का कोई सीन नहीं है। अब ऐसे 1, 2, 3 पता नहीं कितने और हज़ारों पेशेंट्स होंगे जो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना चाहते होंगे, मगर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास ईमान तौफीक है, सियालकोट से आई हैं और इनका ट्रांसप्लांट होना है। एक बहुत ही होनहार बच्ची हैं, बहुत माशाल्लाह समझदार बच्ची हैं, टैलेंटेड बच्ची हैं। आप देखें कि एफएससी में भी 97% लेकर आई हैं पढ़ाई में, यूएमटी में भी 97% लेकर आई हैं, मैट्रिक में भी 97% से पास हुई हैं। इतनी अच्छी परसेंटेज के साथ भी उसके बाद उनके पास जो अभी हार्ट डिज़ीज़ है उनको, उसके ट्रांसप्लांट के लिए अभी
जो उनको पैसे भी दरकार होंगे, उनको वीज़ा भी इंडिया का दरकार होगा, वहाँ पे अपील भी करनी होगी, तो ऑल दैट, ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद है ये फैमिली और इनकी स्टोरी मैं चाहूँगी कि इन्हीं की ज़बानी सुने। हमारे पास मोहम्मद तौफीक है जो कि इनके वालिद हैं ईमान के, और शाजिया तौफीक जी जो हैं वो इनकी वालदा हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी। शाजिया जी, आप मुझे बताइएगा कि बच्ची का कब पता चला आपको कि हार्ट डिजीज़ है और किस तरीके से आपको सिचुएशन का ये आगाही हुई? 2020 जनवरी में पता चला कि ईमान को हार्ट फेलियर है। अच्छा, तभी इसको अटैक हुआ है, तो शुक्र है अल्लाह का कि कुछ दिनों में ही डायग्नोज हो गया। 4 साल पहले? जी। अच्छा, उससे पहले सिचुएशन ठीक थी, नॉर्मल थी? अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक थी उससे तो पहले। ये हुआ क्या, सिर्फ दिल का एकदम से अटैक हुआ या कोई सिम्टम्स को दिल में दर्द होता इसको था? वॉमिट शुरू हो गई थी। अच्छा। तो बाद में जब हमने ट्रीट करवाया कभी के पता चला कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, एको में आया है। फिर हम डॉक्टर मसूद साहब के पास जाते रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने बकौल उनके कि ये वायरस अटैक है और 6 माह पहले से अटैक हुआ है। तो ईमान हार्ट फेलियर हो गई। तब से लेके अब तक हम लोग इसी जदोजहद में हैं कि ईमान का वीज़ा मिल जाए हमें, हम जाके इसका ट्रीटमेंट करवाएं। आपकी औलाद कितनी है? माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। 1 बेटी 1 बेटा? बेटा 3 बेटियां, 3 बेटियां 1 एक बेटा। अच्छा जी। ईमान का दूसरा नंबर है, इससे बड़ी बेटी है, तो ये दूसरे नंबर पे है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। ये फैमिली बहुत अच्छी है, अपनी औलाद के लिए बात करने आई हैं आज यहाँ पर, और जिस तरीके से जो साथ दे सकता है, मैं चाहूँगी आप सबका साथ भी हमारे साथ शामिल रहे इस प्रोग्राम में। तो वापस आइए। जी नाजरीन, हमारे पास मोहम्मद तौफीक साहब भी बैठे हुए हैं जो कि ईमान के वालिद साहब हैं, और मैं आपको बताऊं कि इनको सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है कि इनको वीज़ा चाहिए अपनी बेटी के इलाज के लिए इंडिया का, और इन्होंने ऑलरेडी पीएम हाउस में भी अपील की हुई है, सीएम हाउस में भी अपील की हुई है। तो इससे पहले कि मैं उनसे आपकी बात कराऊँ, मैं पहले अपील करना चाहूँगी हुकूमत से। एक छोटी सी बच्ची है, देख लें आप, उनकी लख्ते जिगर है, किसी की भी औलाद हो, औलाद सबकी सांझी है। तो सिर्फ इनकी जो अपील है वो ये है कि इनको वीज़ा चाहिए इंडिया में अपनी बच्ची का इलाज करवाने के लिए। इन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सबसे बात कर ली। वहाँ के डॉक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि ASAP इसकी ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका सिर्फ जो हार्ट है वो कितना % काम कर रहा है? 20% है, 30% इनका हार्ट जो है वो काम कर रहा है, और डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका अर्जेंट इलाज होना, इसका ट्रांसप्लांट होना बहुत ज़्यादा सीवियर ज़रूरत है। तो प्लीज़ हुकूमत से सबसे अपील करूँगी कि इसके वीज़े के लिए कोई काम कीजिए। जी तौफीक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज़ मुझे बताइए, जो इश्यूज़ आ रहे हैं मेन, वो आप प्लीज़ ज़रा यहाँ पे रेज़ कीजिए। जी, मेरी तमाम जो अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार हैं उनसे अपील है कि मुझे इंडिया के वीज़ा के हसूल में मदद करें मेरी। 2021 में भी अप्लाई किया था मैंने वीज़ा, वो भी रिफ्यूज़ हो गया, 2022 में भी हो गया। तो हम तो इंडिविजुअल हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पे वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहबा बड़ा दर्द रखती हैं ज़रूरतमंदों का। हम तो हाजतमंद हैं कि हमारी बेटी की जो है वो जान बच जाए। तो वो अपील कर दें इंडियन अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार से कि जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, चूँकि इसका पाकिस्तान में इलाज है ही नहीं, ट्रांसप्लांट नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए देखिए, एक बाप अपील कर अपनी बेटी के लिए, खुदा के लिए आंखें खोलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। और मरियम नवाज़ जी, आपसे ख़ास मेरी अपील है कि बच्ची के लिए प्लीज़ कुछ कीजिए, इसके वीज़े के लिए काम कीजिए। आप एंड में बेटा कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ कहिए, हुकूमत से अपील करनी है, कुछ करनी है, आप अपने लफ्ज़ी प्लीज़ कीजिए। ये आपका। मेरी गवर्नमेंट से, मरियम नवाज़ साहबा से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे वीज़े के लिए, मेरे ट्रीटमेंट के लिए सोर्सेज अरेंज कर दें, क्योंकि ये देखने में शायद आसान लगता है लेकिन इस बीमारी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। लाइफ कम्प्लीटली अपसाइड डाउन हो जाती है, और इसलिए मेरी काइंडली उनसे एक स्ट्रॉन्ग अपील है कि मेरे ट्रीटमेंट का बंदोबस्त कर दें। थैंक यू सो मच।
तो जब आपको वैसे ये पता चला और आपकी ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में पता चला, आप इतनी होनहार हैं माशाल्लाह से, आप इतना अच्छा पढ़ती हैं, अपने कॉलेज स्कूल्स के इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं आपके, फिर अब यूनिवर्सिटी के आपके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, तो आपकी सारी सहेलियाँ और सारी आपकी टीचर्स सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं? ज़ाहिर है आपको दूसरी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं लोग, अगर पता चले कि मतलब बीमार हैं, तो ज़ाहिर है सपोर्ट, सबकी सपोर्ट के साथ ही यहाँ तक पहुँची अभी हूँ। पढ़ाई में भी हर जाया होगा बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट? ज़ाहिर है काफ़ी देर में जब डायग्नोज हुआ था मैं, उसके बाद कॉलेज नहीं गई। उसके बाद वो इवेंचुअली वैसे हुआ कि ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा हो गया था। लेकिन ये है कि मैं तकरीबन 2 साल कॉलेज होता है, मैं 1.5 साल कॉलेज नहीं गई। 1.5 साल से कॉलेज नहीं गई? कॉलेज नहीं गई। उसके बाद बंदा खुद ही कह देता है कि अब कितना को भी करना है, तो खुद ही हिम्मत पकड़ी और यूनिवर्सिटी में भी उसके बाद फिर मैं ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि घर रहूँ तो फिर वो थॉट्स उस तरह की आती हैं, ऐसा होता है तो फिर कोशिश की जाती है कि इसके बारे में ना ही सोचा जाए, अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू करती हूँ, उस तरह फिर हेल्थ भी सही रहती है और ऐसे है। लेकिन ये कि जब कोई ना कोई 2-3 महीने बाद एपिसोड इवेंचुअली मेरे साथ हो ही जाता है, मुझे हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है। क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होती हैं कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग में मसला होता है, बीपी अप डाउन हो जाता है, मोस्टली डाउन ही होता है, और फिर जब डाउन हो जाता है तो उसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर वो IV लगती है और सारा कुछ होता है। और मगर इसका इलाज ट्रांसप्लांट अल्टीमेटली ये दवाइयों के साथ तो आप सारी ज़िंदगी भी गुजार सकते हो, लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका ट्रांसप्लांट ही है। इसका BP 50-80 हो जाता है। 50-80? नीचे वाला 50 और ऊपर वाला 80। ओह, तो ये सारे सिम्टम्स जो है बेयर करने पड़ते हैं। और ये फिर फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अच्छा, क्या बनना चाहती हो ईमान? क्या करना चाहती हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? तो पाकिस्तान में ही कोई अपना ऑफिस खोलोगी या कहीं जॉब करोगी? इसके लिए सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले ज़िंदगी का तो कुछ हो जाए ना, ज़िंदगी हो जाएगी का कुछ हो जाए, उसके बाद फिर ज़िंदगी है, ज़िंदगी हो जाएगी। अभी तो तुमने इतनी होनहार हो, आके तुमने कुछ देखो ना, क्या कुछ बनना है। मेरी हुकूमत से अपील है ये हाथ जोड़ के, इसी तरह देखें किसी की बच्ची है, उसका बाप परेशान है, बहादुर बच्ची है, होनहार बच्ची है, पढ़ रही है, लिख रही है, उसकी माँ देखें, उन दोनों सब तीनों की आंखें देखें लाल है, उनकी परेशानियाँ उनके चेहरों पे हैं, उनकी बच्ची की जान का सवाल है, उनके लखते जिगर, उनका जान का टुकड़ा, उनका जिगर, उनका गोशा, सब कुछ यही है, उनकी दुनिया, उनकी कायनात उनकी बेटी है। आप अपने बच्चों पे रख के सोचें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ख़ास तौर पे जो लोग कोई ओहदेदान भी अगर मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे शो से वैसे तो बड़ी कोई रील वायरल होती है, इस रील को वायरल करें ना, इस रील को वायरल करें, इस रील को उठा के जो है गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचाएँ, ताकि गवर्नमेंट लेवल जो है इस पर सोच विचार करे और इस केस को उठा के जो है फ़ौरन एक इसका मसला ठीक करे, क्योंकि इसका इंडिया जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट अप्रोच किया? जी किया था, इमरान खान साहब के दौर में किया था। किन को किया था? तो एप्लीकेशन भेजी थी मैंने, PM साहब को भी भेजी थी। PM साहब को भेजी जी, थी? जवाब आया? कोई आंसर आया? नहीं जी, कोई जवाब नहीं आया। आंसर ही कोई नहीं आया? नहीं, आंसर ही कोई उसके बाद CM साहब को भी तो भेजी थी। अब फिर मैंने भेजी है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को भी भेजी है। कोई जवाब आया? उनके कहने पे फिर बोर्ड हुआ है। ठीक है, मैं बस यही अपील करूंगी कि प्लीज़ इनकी केस को देखिए, इनको वीज़ा दीजिए, इनको इंडिया भेजिए, और ये हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी जिस तरीके से मदद कर सकते हैं करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोग को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तीनों को दे, आपके बच्ची के साथ साथ आप लोगों को भी दे, क्योंकि घर में कोई बीमार होता है तो सफ़र पूरे सारे एज पेशेंट कर रहे होते हैं, आई नो। तो आपसे मुलाकात करूँगी कल।